जय हिंद साथियों। मैं हर्षानंद आप सभी का डिफेंस गुरुकुल में स्वागत करता हूं, जहां पर हम लोग आज इंग्लिश का 2026 के क्वेश्चन से एक बार देखेंगे कि किस तरीके से 26 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आइए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे से जुड़ने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा किसी भी चीज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है, बेसिकली ये पार्ट वन आप देखेंगे वीडियो में, ये पार्ट टू है। क्या है? पार्ट टू। 50 क्वेश्चन होता है, तो 26 से लेकर के 50 तक का ये पार्ट सेकेंड का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पर हम अभी बात कर रहे हैं 26 to 30 का। डायरेक्शन क्या दिया है? ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज word or words underlined. Read the sentence carefully and identify which word class the underlined words belongs to. Indicate your response on the answer sheet. जैसा कि मैं आपको समझाया था कि जो क्वेश्चन आता है एनडीए में वैरी करता रहता है हर बार, तो इसमें आपको क्या पूछा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने कह रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बूटी। देखो, बूटी कहने का मतलब क्या होता है? अ काइंड ऑफ खजाना। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ही क्लेम्ड, उसने क्लेम किया। क्या किया? हाफ शेयर। तो इसमें जो वर्ड हाफ है वो क्या है? एक चीज जान लो, छोटी छोटी बातें बताऊंगा, उसको ध्यान से रखना, समझना। अगर आप कभी भी किसी नाउन के पहले कोई वर्ड को आप देखते हैं, तो याद रखना कि ये वर्ड इसका विशेषता बतला रहा होता है, एडजेक्टिव होता है पहला। दूसरा शॉर्ट ट्रिक, नंबर है, और नंबर और नाउन के बीच में अगर आपको कोई वर्ड दिखे तो याद रखना कि वो भी एडजेक्टिव होगा। तीसरा शॉर्ट ट्रिक, अगर आर्टिकल है ए एंड द, आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर आप कोई वर्ड देखते हैं तो वो वर्ड भी एडजेक्टिव होगा। तीन शॉर्टकट बताए, ध्यान रखना। ठीक है, फोर्थ शॉर्टकट, अगर आप, चलो तीन याद रखना, फोर्थ है थोड़ा सा कि किसी के वर्ड के लास्ट में ओ यू एस, पी एल ई, आई वी ई, एफ यू एल, आई एस एच, ये सब लगा रहे, तो ये प्रीफिक्सेस के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये वाले सारे वर्ड्स किस चीज के सूचक हैं? एडजेक्टिव के सूचक। तो ये चारों याद रखो। ठीक है, अभी इतना ही देखते हैं, बाकी धीरे धीरे एक एक बात पे हम चर्चा करेंगे। इज इट क्लियर? तो चलो, अब इसमें आप बताओ, शेयर आपका नाउन है और इसके पहले जो हाफ शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये हाफ है क्या? विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द वर्ड हाफ? आपको बताना है क्या है, बताओ, कमेंट करो फटाफट, क्या है ये? एडजेक्टिव है। अभी तो समझाया। क्या हो जाएगा? बी इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है कि स्विमिंग क्या है। देखो, समझना बात को। अगर आप किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं, तो मेन वर्ब का काम कर रहा होता है। लेकिन कभी भी अगर भी फोर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो, तो इसको हम जेरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कि नाउन के रूप में यूज होता है, यूज्ड एज नाउन, यूज्ड एज अ नाउन। ये नाउन के रूप में यूज होता है, बट बेसिकली व्हाट इज दैट? दैट इज अ जेरंड। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? क्या ये वर्ब है, क्या ये जेरंड है, क्या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है? बताओ, कमेंट करते रहना है। इसके सारे कमेंट सही होंगे, उनको क्या, एक पैकेज मिलेगा गोवा का।
4 रात और 2 दिन। समझ में आया? सही तरीके से बताएं क्या होगा, जेरंड होगा। सारे कमेंट सही होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई हैव टोल्ड यू नाउ एंड अगेन दैट यू मस्ट नॉट रीड सच ट्रैश। मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि उस तरीके के स्टफ आपको नहीं पढ़ने चाहिए। तो यहां पर नाउ एंड अगेन क्या है, किसका, देखो समझो मेरी, ही कम्स हेयर, ही कम्स, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, कम्स क्या है, वर्ब है। अब ही कम्स हेयर मैं कह दूं तो ये हेयर क्या है, ये विशेषता बतला रहा है, कहाँ आता है, तो आने का विशेषता। तो ये जो वर्ब को क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, वी कॉल इट एडवर्ब। वर्ब को मॉडिफाई करे, वी कॉल इट एडवर्ब। इज इट क्लियर? ठीक है, ही कम्स हेयर फ्रीक्वेंटली। तो यहां आप ये भी समझते होंगे कि अगर वर्ब में एलवाई लगा दे तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है शॉर्टकट में। लेकिन ये दोनों वर्ब के साथ ही लग रहा है ना, फ्रीक्वेंटली, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। इज इट क्लियर? उसी तरीके से अगर हम बात करें कि आई हैव टोल्ड, वर्ब क्या है इसमें, हैव टोल्ड, और मैंने कैसे आपको बोला है, हाउ, नाउ एंड अगेन, बार बार रिपीटेडली बोला है। अब एक बार और समझो, अगर किसी क्वेश्चन में वर्ब के बाद आप व्हाट से क्वेश्चन करोगे, हुम से क्वेश्चन करोगे, तो इसके आंसर ऑब्जेक्ट होते हैं, नाउन होते हैं। अगर आप वेयर से क्वेश्चन करोगे, हाउ से क्वेश्चन करोगे, व्हेन से क्वेश्चन करोगे, इनके आंसर एडवर्ब होते हैं। ठीक है, इनके आंसर क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड हुम, मैंने किसको बोला है, तो यू, तुमको बोला है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब आई हैव टोल्ड यू हाउ, मैंने कैसे बोला है, कब बोला है, तो कैसे का आंसर नाउ एंड अगेन, बार बार बोला है। तो या वेन का आंसर निकाल लो या कैसे बोला है उसका आंसर निकाल लो, दोनों में से किसी का भी आंसर रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एडवर्ब। डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्या है, ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क, को सफलता मिली किस चीज, किसके बदौलत, कठिन परिश्रम। अब याद रखना, कभी किसी सेंटेंस में देखो, एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ, सब्जेक्ट वर्ब। बहुत बढ़िया। अब इसमें अगर कोई भी दूसरा नाउन, प्रोनाउन जुड़ना चाहेगा तो उसको जोड़ने का काम दो ही वर्ड कर। इसमें अगर कोई नाउन आकर के ज्वाइन करना चाहे तो इसको जोड़ने का काम क्या करेंगे, जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, दो डीएनए को काट दिया जाए तो उसको किस चीज से जोड़ते हैं, लाइगेज एंजाइम होता है ना शायद, कुछ ऐसा। ठीक उसी तरीके से बहुत सारा, हर जगह जोड़ ही जोड़ है दुनिया में, बिना जोड़ के कुछ है बताओ, हर जगह क्या है, दिल का रिश्ता भी जुड़ जाता है। तो किस चीज से, प्रेम से जुड़ता है। सेंटेंसेस किस तरीके के प्रेम से जुड़ता है, इनका प्रेम कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का है, जो माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो कंजंक्शन का यूज होगा या क्या होगा, प्रीपोजिशन का यूज। बात समझ में आया, कंजंक्शन या प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो परसेवरेंस क्या है, नाउन है, और ये एक सेंटेंस है। ठीक है, और इस सेंटेंस में नाउन को अगर हम जोड़ रहे हैं, दिस मस्ट बी। ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल, क्योंकि एक छोटा वर्ड नहीं है तो हम कह लेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इज इट क्लियर? बाय डिंट ऑफ, क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन पढ़े होंगे आप, व्हाट वी कॉल इट, प्रीपोजिशनल फ्रेज। कोई डाउट यहां तक, एनीबडी? आगे बात करूं?
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कितना आसान है मेरे भाई। तो बेसिकली एनडीए क्या चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो। आप रूल रट करके एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने पड़ेंगे सक्सेस पाने के लिए। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्या कहता है, आई नीड यू टू रिटर्न दोज बुक्स। हाँ हाँ हाँ। अब ये किसको नहीं पता है कि बुक्स क्या है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है, नाउन है। एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होता है, एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। क्या होता है, एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज को संज्ञा कहते हैं, किसी भी चीज को नाउन कहते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग। तो बुक्स इज व्हाट, नन अदर देन नाउन। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन और आपका हो गया ठीक ठाक। नाउन कहता था ना कि 100% मतलब 100% सफलता की गारंटी है। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डायरेक्शंस हो गए 5 खत्म। 31 to 35 क्वेश्चन जब हम बात करेंगे। क्या कहता है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फीचर्स वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव। जैसे एक सेंटेंस दे रखा होगा जिसके साथ 4 अल्टरनेटिव्स हैं, 1 2 3 4। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, मार्क योर। अब आपको इस सेंटेंस को कौन सा पार्ट कंप्लीट कर रहा है, ये बात आपने बताना है। इज इट क्लियर? तो देखते हैं मित्रों किस तरीके से हम इसको कर पाते हैं। आई विल नॉट पे फॉर द गुड्स एक सेंटेंस है। क्या कह, बेसिकली इस चैप्टर में ये चाहता है कि आप कंजंक्शन का यूज करके दिखाएं। कंजंक्शन या प्रीपोजिशन के माध्यम से आप सेंटेंस को कंप्लीट करें। दे आर गोइंग टू चेक योर नॉलेज ऑफ कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, राइट? तो लेट अस डू इट। करते हैं। देखो, एक सेंटेंस सीधा दे दिया है। अब कहता है टिल, मीनिंग आपको जानने पड़ेंगे इसमें। टिल का मतलब होता है क्या, तक। अनटिल मतलब टिल नॉट कहते हैं, तब तक नहीं। क्या, तब तक नहीं, तब तक नहीं। यूज्ड इन टाइम क्लाउज, ये क्या होता है, यूज्ड इन टाइम क्लाउज। अगर कोई समय दर्शाना हो तो इफ ही सेंड्स मी द बिल अगेन। अब ये कहता है आई विल नॉट पे फॉर द गुड्स, मैं गुड्स के लिए पैसा नहीं दूंगा। इफ ही सेंड्स मी द बिल अगेन, अगर वो दोबारा मुझे बिल भेजता है। अगर वो दोबारा मुझे, तो एक लॉजिकल सेंटेंस का सेंस भी ठीक निकलना चाहिए। अगर आपको कोई दोबारा बिल भेजता है तो आप सामान के लिए पैसा नहीं देंगे, ऐसा कभी सुना है आपने? है ना। ग्रामेटिकली ठीक भी बैठेगा तो लॉजिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टिल ही सेंड्स द बिल अगेन, टिल ही भी, वो भी कहना ठीक। आई विल नॉट पे द मनी अनटिल ही सेंड्स मी द बिल अगेन। हम ये कहना चाह रहे थे कि मैं पैसे तब तक नहीं दूंगा जब तक वो दोबारा मुझे बिल नहीं भेजता है। अनटिल ही सेंड्स मी द बिल अगेन, ये ठीक लग रहा है। ये भी थोड़ा सा लॉजिक में गलत है, ये ग्रामेटिकली गलत है। अनलेस ही सेंड्स मी द बिल अगेन। अब देखो, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ नॉट। ये क्या यूज होता है, यूज्ड इन कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज, इसका यूज हम कंडीशनल क्लॉज में करते हैं। जब शर्त रखनी हो तो हम अनलेस का यूज करते हैं, जब समय दर्शाना हो तो अनटिल का यूज करते हैं। ठीक है। तो आई विल नॉट पे फॉर द गुड्स अनलेस ही सेंड्स मी द बिल अगेन, या अनटिल ही सेंड्स मी द बिल अगेन। अब इन दोनों में आपका टकराव है। देखो, आप बताओ कि कहीं आप शर्त रख रहे हैं या समय का बोध दे रहे हैं कि इतने समय में, समय के हिसाब से, अगर जैसे अनटिल ही कम्स बैक आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर, जब तक वो आ नहीं, तब तक वो आ नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तब तक वो बिल नहीं लेके आता है मैं पैसे नहीं दूंगा। ठीक है। अनलेस ही सेंड्स मी द बिल अगेन या अनटिल ही सेंड्स मी द बिल अगेन, आई विल नॉट पे फॉर द गुड्स
ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये टाइम क्लाउज का बोध कराता है, टाइम क्लाउज का। तो हिसाब से हम ई को प्रॉपर आंसर, ठीक है। शर्त से ज्यादा बेटर क्या है कहना, दिस इज कंडीशन, दिस इज अ क्लाउज ऑफ टाइम, समय का बोध करा रहा है, ठीक है। तो बी शुड बी योर करेक्ट आंसर। देखने में पढ़ने में क्या डी भी ठीक लगे ऐसा नहीं है, बट व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाइम का बोध करा रहा है, ठीक है, याद रखना। अगला सेंटेंस है आई डिडंट बाई इट। फिर एक सेंटेंस आपका आ गया कि मैंने इसको नहीं खरीदा। आई डिडंट बाई इट, मैंने इसको नहीं खरीदा। अगले सेंटेंस में जोड़ना है इसको, बिकॉज, क्योंकि, आई डिड नॉट लाइक इट, आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ इट, क्योंकि इसका लुक मुझे हो सकता है। एज फार एज आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ इट, एज फार जहां तक मुझे पसंद नहीं है, गलत है। एनी वे, ये तो खरीदा होता है, एनी वे आई डिड नॉट लाइक, एनी वे लगाते तब जब ये सेंटेंस क्या होता, पॉजिटिव होता। मैंने खरीद लिया ताकि इसका लुक मुझे, ठीक है। इफ आई, ये भी गलत है। इफ आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ इट, तो मैं क्यों ही खरीदूं, क्यों नहीं। इफ आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ इट, आई डिड नॉट, अनलेस कहते तो ठीक था। तो बेसिकली क्या है, ये प्रभाव है, तो बोलते हैं इफेक्ट, और उसका कारण यहाँ है। कॉज एंड इफेक्ट का एक स्ट्रक्चर बनता है, जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे क्या होता है। एक सेंटेंस में एक पार्ट अगर क्या हो, इफेक्ट हो, हमेशा उसका कॉज आएगा। कॉज और इफेक्ट के कंजंक्शंस कौन है, बिकॉज है, बखूबी है, ठीक है, बखूबी है, एज है, बिकॉज है, बिकॉज, ठीक है। तो क्या कहता है कि कारण क्या है कि मुझे कोई चीज का लुक पसंद नहीं आया, प्रभाव क्या हुआ कि मैं उसको, ए इज योर, देखो कंजंक्शन हाल करवा रहा है। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला है आई सेंट हर अ बुके ऑफ ऑर्किड्स। आई सेंट हर अ बुके ऑफ ऑर्किड्स, पढ़ो, फॉर विच शी वॉज एब्सोल्युटली। और का मतलब, हाँ, बिकॉज कह सकते। अब हिंदी करके सेंस निकालेंगे, इसके लिए या जिसके कारण। आई सेंट हर ए बुके ऑफ ऑर्किड्स, उस लड़की को हमने एक बुके भेजा, किस चीज, ऑर्किड्स का भेजा, फ्लावर्स होता है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा खुश थी, जिससे, और इसका अगर विथ विच सी वॉज एब्सोल्युटली डिलाइटेड, जिससे या जिसके कारण वो ज्यादा खुश थी। ऑफ विच तो होगा नहीं, ऑन विच भी नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों में टसल है। फॉर विच सी वॉज एब्सोल्युटली डिलाइटेड, विथ विच सी वॉज एब्सोल्युटली डिलाइटेड, तो जिससे मतलब हमने ऑर्किड भेजा और उस ऑर्किड के कारण, उस ऑर्किड के मिलने से वो ज्यादा डिलाइटेड थी। तो फिर यहाँ पर बिकॉज लेने का कोई सेंस ज्यादा ठीक नहीं बनता है। हम कहेंगे कि उसके साथ, उस ऑर्किड के कारण वो बहुत ज्यादा डिलाइटेड थी। तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सेंस लगा करके आपको कंजंक्शन का यूज पड़ेगा। तो देखो इसके लिए कितना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। सिर्फ आप रट लोगे नियम, संभव है कि सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर पाओ। रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी भी तो, जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है एनडीए के बाद, उसमें ये सारी चीजें का तैयारी बेसिकली करवाना चाहते। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यू मस्ट स्टे इनसाइड, एक सेंटेंस है, क्या है, सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तुम्हें अंदर रहना चाहिए, ठीक है। उसका कुछ कारण होगा, वेयर, वेयर इट स्टार्ट्स रेन, व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, बिकॉज इट स्टार्ट्स रेन, टिल इट स्टार्ट्स रेन। अच्छा, तुम्हें अंदर रहना चाहिए, किस चीज का बोध करवा रहा है, या तो शर्त देगा या तो समय बताएगा, क्योंकि ये रात है, क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है ना। तो वेयर से कोई मतलब नहीं है, जगह का कोई बात होगा नहीं। टिल इट स्टार्ट्स रेनिंग, टिल माने तक, कोई लॉजिक है नहीं। बिकॉज इट स्टार्ट्स रेनिंग, क्योंकि बारिश, अब समझना बात को, क्योंकि बारिश हो रही है। अगर हम कहते कि बिकॉज इट इज रेनिंग कहते तो ठीक लोते, बताइए।
तुम्हें अंदर रहना चाहिए क्योंकि ये बारिश हो रही है, बात कंटिन्यूटी की है, तब हम क्योंकि ले सकते थे, ये भी गया। When it starts raining, जब बारिश होती है तब कहता है तुम्हें अंदर रहना चाहिए, जब जब बारिश हो तुम्हें अंदर होना चाहिए, किसी को भी अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर वेन क्या है, समय का बोध करा रहा है, टाइम क्लाउज के लिए। वेन इट्स मस्ट स्टे, जब बारिश होती है तब तुम्हें अंदर रहना चाहिए, यू मस्ट, यू शुड स्टे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर क्या बना मेरे भाई, बी बन गया। अगला क्वेश्चन समझ पा रहे हैं सभी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। व्हाट इज दैट, वी मस्ट वेट, एक और सेंटेंस आया देखो, वी मस्ट वेट, सेंटेंस नंबर 1। अब until you see the light turn green, until का मतलब till not होता है, तो तुम्हें वेट करना चाहिए, you see the light turn green, जब तक तुम लाइट ग्रीन ना देख लो, till you see the light green, because you see, you can see the light green, unless you see the light green। क्योंकि सेंटेंस नंबर 2 कह रहा है, यहां पर वेट करवा रहा है आपसे, यहां पर कारण दे रहा है उसका, क्या है कारण, क्या कारण है, क्यों वेट करना चाहिए, लाइट ग्रीन होने तक वेट करना। तो इसका क्या है, एक शर्त रखा, क्या रखा, वेट करने का, शर्त रखा है वेट करने का, अनलेस यू सी द रेड सिग्नल, ठीक है, वी मस्ट वेट अनलेस, नहीं, तो रेड सिग्नल देख करके, इफ यू सी द रेड सिग्नल अगर होता, अनलेस का मतलब होता इफ नॉट, मतलब तुम रेड सिग्नल ना देखो तो वेट करो, तो गलत है ना, रेड सिग्नल देखो तब वेट करो होता, तब सही होता, तो ये गलत है, क्योंकि अनलेस का मतलब अभी समझाया था इफ नॉट होता है, तो ये कट गया, बिकॉज कट गया, टिल यू सी द ग्रीन लाइट, अनटिल यू सी द ग्रीन लाइट, तब कितने देर वेट करो, तो जब तक, एक शर्त रखा है और उसके लिए एक टाइम दिया है, ठीक है, शर्त रखा है वेट करने का, उसके लिए एक टाइम दिया है, तो टाइम और शर्त को, कंडीशन को जोड़ने के लिए हम अभी बताए थे अनटिल का यूज करते हैं, अनटिल यू सी द लाइट टर्न ग्रीन, तब तक वेट करो जब तक लाइट ग्रीन ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक लाइट ग्रीन ना हो जाए तब तक वेट करने की सलाह दी जा रही है, ये सुटेबल आंसर होना चाहिए। एक शर्त वाला ले सकते थे लेकिन ये रेड सिग्नल दे रखा है अनलेस वाले, इफ यू सी द रेड सिग्नल होता तब ठीक था, यू मस्ट वेट इफ यू रेड सिग्नल, तुम वेट करो जब रेड सिग्नल देखो, ठीक है, या फिर यहां कह रहे तुम वेट करो जब तक तुम्हारा सिग्नल ग्रीन नहीं होता है, ग्रीन नहीं होता, बात वही है, ग्रीन नहीं होता जब तक वेट करो, तो ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नारायण नारायण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक का, कहता है कि द फॉलोइंग आइटम्स हैव 4 सेंटेंस, वन ऑफ विच इज, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, मार्क योर, इसको बोलते हैं मेरे भाई एरर फाइंडिंग, एरर फाइंडिंग स्पॉटिंग, ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36, although it was raining we had the picnic, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस इसमें, although it was raining we had the picnic, हालांकि बारिश हो रही थी, देखो ये याद समझना, सेंटेंस 1 है, सेंटेंस 2, अगर दो अल्दो से कभी भी जोड़ते हैं, दो अल्दो से कभी भी दो सेंटेंस जोड़ते हैं, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव, और अगर एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी और लोगों ने एक सेंस निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, तो ये ठीक हो सकता है, ऑल वी स्टिल हैड द, ऑल्दो इट वाज रेनिंग स्टिल वी हैड द पिकनिक। एक बात और समझो, जब ऑल्दो यूज कर ही दिए तो एक और कंजंक्शन, दो कंजंक्शन हम एक ही सेंटेंस में, मतलब दो सेंटेंस जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन लगाएंगे ना, तो जैसे समझो, यही जुगाड़ का फायदा है, समझना, ट्रेन देखा है आपने, ये डब्बा 1 है, ये डब्बा 2 है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ही कनेक्टर तो होना चाहिए, एक ही कंजंक्शन तो होना चाहिए,
अब दो ही डब्बा को जोड़ने के लिए आपने दो कंजंक्शन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा ना, सुपरफ्लुअस इसी को बोलते हैं। ये वाला गलत हो गया क्योंकि इसमें दो कंजंक्शन। अल्दो इट वाज रेनिंग, फिर ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी येट दो कंजंक्शन। इसमें भी अल्दो इट वाज रेनिंग इवन देन भी दो कंजंक्शन। तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है, डबल कंजंक्शन हम नहीं यूज करते। तो क्या है, दो अल्दो के साथ येट लगा सकते हैं, है ना। अल्दो इट वाज रेनिंग येट वी हैड द पिकनिक। यहाँ पर अगर दोनों लगाएंगे तो कॉमा नहीं रहेगा, याद रखना। या तो कॉमा लगाएं या तो येट लगाएं, इसलिए गलत है। दो अल्दो के साथ येट लगता है, लेकिन इसको भी गलत करो। अल्दो इट वाज रेनिंग येट वी हैड द पिकनिक, अगर कॉमा हटा करके येट ले लें तो ठीक है। बट क्या है, अल्दो इट वाज रेनिंग वी हैड द पिकनिक। फर्स्ट वन इज करेक्ट, ग्रामेटिकल 100% करेक्ट। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्यों गलत हो रहा है सारा, समझ में आया कि नहीं समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। आगे की बात करो। व्हेन आई वुड अराइव, देखो अब एक और नियम है। क्या नियम है उसको समझना। कभी भी अगर प्रेजेंट टेंस में आप पढ़ोगे कि प्रेजेंट के दो सेंटेंसेस कभी भी जोड़ते हैं, सपोज करो सेंटेंस 1 है और सेंटेंस 2 है और यहां पर कोई कंजंक्शन लग गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसको क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। समझ में आ गया। तो मामला क्या होता है कि ये बेसिकली रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट कहने का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ये वाला फॉलो। कोई डाउट है। अब इसी चीज को क्या कंजंक्शन वाले को पहले पलट दो, सेंटेंस को इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं। तो इसमें वेन इसके पहले लगा, तो ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और ये है मेन क्लाउज। तो अभी हम बात समझ पाए कि मेन क्लाउज तो रह सकता है, मोडाल ले सकता है, ये वाला नहीं ले, ये गलत है। फिर ये भी है, इसमें भी सेल लगा दिया, ये भी गलत है। वेन वाला ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, देखो जहां पर कंजंक्शन लग गया तो सबऑर्डिनेट क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, समझाया अभी, है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो गया। तो ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही एक ही ऑप्शन आपके साथ फिट बैठता है, दैट इज डी। कोई दिक्कत है यहाँ पे। देखो एरर फाइंडिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन कितना बैलेंस तरीके से पूछ, समझ पा रहे हो। अगले क्वेश्चन पे पढ़ो। हु अमंग यू हैज द आंसर, इसको करके देखते हैं। देखो मेरे भाई, कोशिश करो बताने का। नारायण नारायण, कोशिश करो। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं, है ना। एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हरिवंश राय बच्चन साहब को याद करिए और आंसर बताइए, बताओ। देखो कभी भी अगर हम सेंटेंस लिखते हैं मेरे भाई, तो सेंटेंस का हिसाब ये है कि जब कभी भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हम whom का इस्तेमाल नहीं करें। whom cannot become the subject, instead who should become the subject। ये ठीक, ये तो कट गए, तो ऐसे ही गए। अब बात है अमिड और अमंग। हु अमंग यू हैज द आंसर, हु अमिड यू हैज द आंसर, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें अमिड और अमंग का, तो अमंग का यूज हम मोर देन
मोर देन 2 के लिए करते हैं, अमिड का यूज भी करते हैं, लेकिन बेसिकली इसका अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए। जैसे 5 लोग हैं तो हम क्या बोलेंगे, अमंग यू। लेकिन जैसे मान के चलो शोरगुल हो रहा है तो अमिड शैम्बल्स हम कहते हैं, अमिड डिस्टर्बेंस कहते हैं, अमिड द ट्रैफिक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जिस बेसिकली अमिड का कुछ कुछ ग्रामेरियन क्या होता है ना कि काउंटेबल में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जो मेन यूज है, बेसिक यूज जो होता है, उसका हम कहाँ करते हैं, अमिड का यूज अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। जैसे हम शोरगुल को गिन नहीं सकते तो अमिड कहेंगे, अमिड डिस्टर्बेंस, अमिड शैम्बल्स। लेकिन हमको तो आप गिन सकते हो, आपको मैं काउंट कर सकता हूं, तो अमिड नहीं यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। ये अंतर समझ में आया? इसको ध्यान रखना। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो हु क्या है, यू क्या है, काउंटेबल है, तो अमिड न लगाए। एक ही ऑप्शन बचा, दोनों तरीके से फिट है। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना, बड़ा मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपका हर्ष आनंद आपके लिए मेहनत कर रहा है, समझ में आ रहा है? आपके हर्ष और आपके आनंद के लिए। तो भाई वीडियो शेयर करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है ना? ध्यान रखो इस बात का। चलो अगला क्वेश्चन है 39। एक और कंसेप्ट आता है, क्या कंसेप्ट आता है उसको देखो। जैसे he has never made a mistake, made a mistake। अभी एडवर्ब का डिस्कशन हम किए थे आपसे। तो इस सेंटेंस में अगर आप पढ़ोगे तो नेवर क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है भाई? तो ये विशेषता बतला रहा है, किसका विशेषता बतला रहा है, वर्ब का विशेषता, वर्ब के बारे में कुछ कह रहा है। तो बेसिकली एडवर्ब का यूज वर्ब के साथ ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? एक दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं आसपास में। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कह लो, हस्बैंड वाइफ तो आजकल दूरी हो, शादी वादी हो जाता है उसके बाद पर 1-2 साल प्यार होता है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, तकरार होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता क्या होता है, हमेशा हरा भरा बना रहता है। तो वो वाला है बेसिकल। दो अब आपने क्या किया कि आप जुगाड़ लगा दिए, इसको अलग कर दिए, पहले पुट कर दिए नेवर, और आपने सेंटेंस लिख दिया नेवर ही हैज मेड अ मिस्टेक, मेड अ मिस्टेक। तो मेरे भाई ये गलत हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक आता है इसमें, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब को एडवर्ब के साथ पुट कर देना, और उसमें कोई चोचलेबाजी नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, इसको आगे कर दो। तो नेवर हैज ही मेड अ मिस्टेक होना चाहिए, और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में नहीं जाएगा, याद रखना। नेवर हैज ही मेड अ मिस्टेक। इज इट क्लियर? आया समझ में ना? तो अब यहां पर है नो सूनर देन ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो देखो, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट होगा, पूरा स्ट्रक्चर गलत है। नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है यहां तक। देन द ट्रेन लेफ्ट, क्योंकि कॉम्पेरेटिव, एक और कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का जब हम यूज करते हैं तो इसके साथ देन कंजंक्शन प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं, देन कंजंक्शन का यूज करते हैं। ये भी गलत है उस हिसाब से। देखो हैड ही रीच, और ये नो सूनर के साथ देन लगाया है, ये देन का मतलब तब होता है, ये नहीं लगेगा, THAN वाला लगेगा। दो बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। कितना बारीकी है, खूबसूरती यही तो है। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये देन है और ये ठीक है बिल्कुल, और यहाँ इन्वर्जन भी लगाया है, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है? देखो एक बार इसको, आ रहा है समझ में ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। सेम कॉन्सेप्ट पे इसको भी इस्तेमाल किया है। क्या? देखो हार्डली स्केर्सली एडवर्ब है, हार्डली या स्केर्सली क्या है, क्या है, एडवर्ब है। और इसके बाद भी क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर रटवा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं अभी बिना पढ़ाए, है ना? फिर आगे जो भी होगा। और हार्डली स्केर्सली का जब हम यूज करते हैं तो इसके साथ जो कंजंक्शन लगाएंगे वो वेन लगाएंगे, ये भी याद रखना है।
ठीक है ना। अब इस फॉर्मेट पे जो सेंटेंस सुटेबल है उसी को टिक लगा लो। अब देखो, इसको खुद से कोशिश करो एक बार, चलो बताओ क्या होगा। देखो, हार्डली हैड बिल्कुल ठीक है, और यहां लगाया है भाई साहब देन। अब बताओ सही है कि गलत है, जल्दी बताओ। गलत। स्केर्सली हैड आई अराइव्ड, यहाँ वेन, तो ये ठीक लग रहा है ना इसका। ये हार्डली आई हैड है, अब बताओ सही है कि गलत है। गलत है ना। अब यहाँ स्केर्सली हैड आई, ये तो ठीक है, और इसके साथ लगाया क्या है, देन, तो ये गलत है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपसे, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, बताओ हाँ या ना। हुआ ना। बिल्कुल वैसे ही, पढ़ लेने के बाद आपसे गलती हो ही नहीं सकता, यू विल बिकम एरर फ्री। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 to 45 क्या करना है मेरे भाई। 4 underline parts labeled A, B, C. Read the each sentence. Find out whether there is any error in any underline part. Indicate your फिर एरर। तो ग्रामर का कितना जबरदस्त यूज, कंजंक्शन से देखो कितना क्वेश्चन। सेंटेंस को जोड़ना भी सिखाया, हार्डली स्केर्सली वाला ये एडवर्ब का पार्ट है ना। कंजंक्शन में भी पढ़ते हैं, कंजंक्शन का भी पार्ट है, तो कितना 10 क्वेश्चन लगभग। और ये 15 क्वेश्चन अभी होने जा रहा है, पूरा पूरा ग्रामर, प्योरली ग्रामर लगातार। और स्टार्टिंग वाला पार्ट वो तो सिंपल था, मतलब 25 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली। चलो, द प्रोजेक्ट स्टाफ आर वर्किंग ऑन द वीकेंड सो एज नॉट टू डिले द प्रोजेक्ट एनी फर्दर। फर्दर का भी ठीक। अब समझो मेरी बात को, जैसे क्या होता है कि क्लास है, टीम है, जूरी है, ये सब क्लास मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, टीम मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है, जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेज होता है। उसी तरीके से स्टाफ है मतलब ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होता है। ठीक है, अगर ये एक यूनिट के रूप में काम करेंगे और अगर इनके बीच में डिवीजन होगा, अगर इनके बीच में यूनिट के रूप में काम करेंगे तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा। अगर इनके बीच में डिवीजन होगा तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल होगा। कैसे, अगर मैं सेंटेंस लेता द जूरी इज या आर डिवाइडेड, तो आर लेंगे क्योंकि जूरी क्या है, डिवीजन हो रहा है। अगर मैं सेंटेंस लेता द जूरी इज या आर यूनाइटेड, तो इज लूंगा, क्यों, क्योंकि क्या है कि जूरी एक मत है, सब्जेक्ट सेम है, वर्ब अलग अलग हो रहा है ना। समझ में आ रहा है। तो मामला यहां क्या होगा कि ये जो स्टाफ है एक साथ काम कर रहे हैं ना, द प्रोजेक्ट स्टाफ, तो वर्ब यहां पर सिंगुलर ले लो ना, तो इतना झंझट। कोई डाइवर्सिफिकेशन, कोई मतभेद तो है ही नहीं, तो स्टाफ को हम यूनिट के रूप में कंसिडर करके सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कंसेप्ट याद रखना, इसको देख लेना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 42, व्हेन आई सॉ अर्नब he said he had taken his driving test. बताओ इसमें क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा क्या है, लेवल का फर्क पड़ेगा इसमें। व्हेन आई सॉ अर्नब, इस सेंटेंस में कोई एरर। ही सेड ही, अब समझना, ही सेड दैट ही हैड, ये भी ठीक है। अगर दैट लगाओ तो, अगर दैट ना लगाओ तो ही सेड ही हैड, ये भी ठीक है। एक तो की बात ये हो गया कि अगर हम कंजंक्शन लगाते हैं तब भी ठीक है, अगर हम कंजंक्शन नहीं लगाते हैं तब भी ठीक। समझ में आया। वेन आई, जब मैं अर्नब को देखा तो उसने कहा कि ही हैड टेकन ड्राइविंग टेस्ट।
अब इसमें मामला क्या है कि अगर आप इसको नरेशन के हिसाब से देखो, इसको कर दो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस सब सेंटेंस। अगर आप टेंस के हिसाब से देखोगे और इसको चाहो रहने देना, ठीक है, तो इसको कर दो ही सेड ही टुक। व्हेन आई सॉ अर्नब ही सेड ही टुक हिज टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट। हालांकि ये ज्यादा फिट बैठेगा नहीं, टी में ही चेंज करो आप, टी को द प्रीवियस डे कर दो, सेड ही हैड टेकन द ड्राइविंग टेस्ट द प्रीवियस या द डे बिफोर। समझ में आया कि नहीं? समझ, टी में चेंज करना ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि यस्टरडे क्या है, बेसिकली एडहेरेंट एडवर्ब है। यस्टरडे जब हम यूज करते हैं तो इसके साथ बी टू का यूज करते हैं, पास्ट एंड। समझ में आया? ठीक है, टेंस में पढ़ेंगे कि जब कभी हम यस्टरडे का यूज करते हैं तो एडहेरेंट, अगो हो गया यस्टरडे, ही हैड कम 2 days अगो, बिल्कुल गलत है, क्या होना चाहिए, ही केम 2 days अगो। एकदम कसम खा के बैठा है कि हम पास्ट इंडेफिनिट है, इसके अलावा इधर उधर। हालांकि यस्टरडे का यूज तो कभी कोई प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस वगैरह में भी हो जाता है, ही वाज प्लेइंग यस्टरडे, ठीक, कॉन्टिन्यूटी दर्शाना होता है, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट क्या है कि ये एक प्रेसिडिंग एक्शन की बात है, कि पहले ही सेड, पहले उसने ड्राइविंग टेस्ट लिया, ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा, और बाद में उसने बताया तो ही पास्ट एंड डेफिनिट में रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को तो फॉलो करवाना ही करवाना है, इसमें हम एरर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, इसी को चेंज कर दिया हो। अगला क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द प्लेयर्स इट वाज रमेश हु प्लान हिज प्रैक्टिस विद utmost। देखो मामला क्या है इसमें, यहां तक तो ठीक है, ऑफ ऑल द प्लेयर्स, सभी खिलाड़ियों में से, इट वॉज रमेश, ये भी ठीक। अब इन दोनों सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि पास्ट टेंस का यूज हुआ है इसमें, ठीक है। तो जब पास्ट टेंस का यूज हुआ है तो यहां भी तो पास्ट टेंस, हु प्लान्ड हिज टैक्टिस utmost, इट वाज रमेश हु हैड प्लान्ड, कह लो ज्यादा सही है, हु हैड प्लान्ड हिज utmost। ठीक है ना, प्रेसिडिंग एक्शन वाली बात हो, जब दो घटना भूतकाल में घटे, जो पहले घट जाता है वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होता है वो पास्ट इंडिफिनिट। समझ में आया? तो उस बेसिस में हम दोनों क्वेश्चन इसी बेसिस पे। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, जैसे आपने सुना होगा ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, वही वाला कंसेप्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44। मेनी पीपल इन इंडिया आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ इंडियाज हिंट दैट रिफ्लेक्ट्स रिच हेरिटेज ऑफ क्राफ्टमैन। बताओ इसमें क्या एरर है? मैं तो बोल बोल के थक गया। आप बताओ क्या एरर है, फटाक से जल्दी से बताओ। वीडियो शेयर करना ना भूलें, ना भूलें, ना भूलें, 100 बार कह रहा हूँ, ना भूलें, ना भूलें, ना भूलें, 100 बार हो गया ना? ठीक है, जो घटा आप बता, आप लगा दो, और जल्दी से ज़्यादा शेयर करो, स्टेटस में लगाना इसको, ठीक है। चलो स्टेटस में लगाना, तो अगली बार एक गाना गा के सुना, सारे के स्टेटस में दिखने चाहिए। एक भी नया चैनल है, कितने फॉलोअर है? अभी कम ही होंगे, 5000 फॉलोअर होगा तो पार्टी मेरे। डन, फटाफट शेयर करना है। बताओ होगा क्या इसमें, समझें। मेनी पीपल, ठीक है, मेनी है तो पीपल होगा, इसके साथ वर्ब, ये भी ठीक है। स्टिल नॉट अवेयर, अवेयर ऑफ इंडिया, अवेयर अबाउट, अवेयर ऑफ भी बोलते हैं, अवेयर ऑफ इंडियाज फैब्रिक, फैब्रिक होता है। देखो एक होता है फैब्रिक और दूसरा उसको फैब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, फैब्रिक्स है, ये वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। क्यों? कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हु तो वॉज होगा के हिसाब से, अगर स्टूडेंट से यहाँ ले लेंगे तो हु यहाँ वर्ब हो जाएगा, प्रेसिडिंग नाउन के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब वर्ब होता है। तो फैब्रिक्स है तो रिफ्लेक्ट, इंडिजीनियस फैब्रिक्स दैट रिफ्लेक्ट द रिच हेरिटेज, ठीक है।
छोटा सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का एक रूल आता है, पढ़ेंगे इसको, मजा आने वाला है आपको, पूरा फुल मजा आने वाला है, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन का एक रूल होता है, विल डिस्कस इट इन डिटेल जब हम आपको क्लासेस करवाना शुरू करेंगे। पूरा कोर्स हम आपको फ्री में पढ़ाने वाले, ठीक है, कभी ध्यान। तो क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द हैंडलूम सेक्टर कैन बी ऑप्टिमाइज्ड थ्रू रिसाइकलिंग प्रैक्टिस। बताओ इसमें व्हाट इज द एरर इन दिस, जल्दी से बताना है। पता है क्या वर्ब का एरर है इसमें, मैं बता रहा हूँ। अब क्या एरर है वर्ब का, देखो सभी जानते होंगे, बेसिकली क्या होता है, ई डबल एफ ई सी टी एक होता है और एक होता है ए डबल एफ ई सी टी। तो जब हम नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इफेक्ट लगाते हैं, इसका मतलब होता है प्रभाव, और इफेक्ट का अफेक्ट कहने का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना, सिंपल सा हिसाब है, थोड़ा ध्यान रखने की बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुरंत सीख जाओगे जब पढ़ेंगे तो क्या अभी भी सीख गए होगे इन दोनों के डिफरेंस। तो द मीनिंगफुल इकोलॉजिकल ये एडजेक्टिव है, और इसके बाद नाउन आएगा, नाउन के रूप में क्या हम इस्तेमाल करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ द हैंडलूम सेक्टर कैन बी ऑप्टिमाइज। नाउन का जरूरत है, वर्ब का जरूरत थोड़ी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इफेक्ट्स, ई डबल एफ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो हाँ कि ना। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगले क्वेश्चन और आखिरी 5 क्वेश्चन आज के हैं, इसमें दिख रहा है क्या आप सभी, इज इट विजिबल टू यू ऑल, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्टिव पैसिव का हिसाब ना अलग तरीके से पूछ रखा है। इसमें देखो पूरा क्वेश्चन ही कट करके डालना पड़ा, टाइपिंग वाइपिंग है नहीं, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस अपने को करके दिखाना, दे लाफ्ड एट हिज वार्निंग्स एंड ऑब्जेक्टेड टू। तो हिज वार्निंग्स, अब समझना क्या होता है, एक्टिव टू पैसिव समझना, एक्टिव टू पैसिव कैसे करेंगे, अगर V1 या V5 है सीधा याद रखना कि इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से लगा देना प्लस V3 होगा। अगर V2 है तो सीधा लगा देना वॉज वर प्लस V3 होगा। अब दो ही चीज का इस्तेमाल, और तीसरा भी है क्या, दो ही चीज पे काम हो जाएगा। तो जैसे आएगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, अभी ज्यादा स्पेस है नहीं। तो यहां पर क्या है, V2 है, V2 है तो क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस V3, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वार्निंग्स है, हिज वार्निंग्स वर लाफ्ड एट बाय देम होना चाहिए। तो हिज वार्निंग्स वर लाफ्ड एट बाय देम, अगर ना भी लगाया तब भी ठीक है, कोई बात नहीं है। एंड ऑब्जेक्टेड टू ऑल हिज प्रपोजल्स, एंड हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड टू। अब यहां पर क्या देख, यहां पर ऑल हिज प्रपोजल्स, यहां पर है ऑब्जेक्टेड टू, एंड हिज प्रपोजल्स, यहां पर ऑल मिसिंग है। तो इसका मतलब इसका जो है ये करेक्ट मैच नहीं है, ये गलत। ये बात समझ में, छोटी छोटी बातों का याद रखना। इस वाले में आए, डू नॉट इंसल्ट द वीक, ये इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू करके बनाते हैं। तो यू आर एडवाइज्ड टू, और डू नॉट हमेशा चेंज होता है, याद रखना, डू नॉट चेंज होता है नॉट टू में, क्या होता है, नॉट टू। अगर ऐसा चेंज नहीं हो तब भी गलत होगा। तो डू नॉट इंसल्ट द वीक, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द वीक होगा, इसका मतलब ये भी गलत। थोड़ा सा के लिए माइनर मिस्टेक है, लेकिन किसी को अगर भ्रम में पड़ जाएगा तो गड़बड़ करके आ जाएगा नरेशन वॉइस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली वन इज करेक्ट, गलत, टू इज करेक्ट, ये भी गलत, बोथ आर करेक्ट, तो बोथ भी नहीं है, तो नाइदर वन नॉर टू, डी आपका इसका आंसर होगा। ना तो एक ठीक है ना तो दो ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चले। डन। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पेयर्स, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से दो क्वेश्चन है। द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, तो सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, तो द पुलिसमैन क्या हो जाएगा, आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ नहीं लगेगा। वेयर, यू बदल जाएगा आई चाहे ही में या वी में, वेयर पर। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्वेश्चन वर्ड के, चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस में बदल रहा है, तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद
हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट आना चाहिए। इनडायरेक्ट में ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, समझ में आया? तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, वर यहां गलत है, तो इसका मतलब ये पेयर गलत हो गया। चलो, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, तो द जज सेड देम टू कॉल द विटनेस फर्स्ट, नहीं फर्स्ट विटनेस दिया है ना यहाँ पे, देखो फर्स्ट विटनेस है और विटनेस फर्स्ट दे दिया, तो ये भी गलत, उल्टा कर दिया है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ना तो वन ठीक ना तो टू ठीक, ओनली वन गलत, ये भी गलत ये भी गलत, तो इसमें भी आंसर क्या होगा, डी होगा, नीदर वन नॉर टू। समझ में आया? बड़ा गजब खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान रखना बारीकियों को। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है इसमें, इडियम फ्रेज है हैव वन फीट इन द ग्रेव, एक पैर क्या है, ग्रेव में है, इसका मतलब बोलते हैं ना, कोई बूढ़ा आदमी दिख जाए बोलते हैं बुढ़ा एक पैर ग्रेव में, कबर में है, लटका है और बात कर रहे हो रोमांस करने की, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पैर कबर में लटकना हो, मतलब समझ रहे हैं ना, जाने की स्थिति में है ना, समझ रहे, ऐसे भी लोग हैं ना दुनिया में, बाल बाल उड़े पड़े हैं और रोमांस करने का सोच रहे होते हैं, कवर में लटक रहे होते हैं। तो अब बाल उड़ना का मतलब ऐसा थोड़ी है कि बूढ़ा ही हो गया, अन्यथा नहीं लेना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, हैव वन फीट इन ग्रेव टू बी इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक ही है। गेट वन फीट वेट, एस्टेब्लिश योर सेल्फ सिक्योरली इन एन एस्टेब्लिशमेंट, ये भी ठीक है। फॉलो स्वीट, करेक्टली कन्फर्म टू अनदर सेक्शन, बताओ इसका जल्दी से, वन वनली, जल्दी बताइए। एक, ओनली वन, गेट योर फिट वेट कहने का मतलब होता है एस्टेब्लिश योर सेल्फ, क्या हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से गेट योर फिट एस्टेब्लिशमेंट, गेट योर फिट वेट कहने का मतलब क्या होता है, कोई नया चीज स्टार्ट करना होता है ना, एस्टेब्लिश, स्टार्ट समथिंग, फॉलो स्वीट, करेक्टली कंफर्म, हाँ ये तो ठीक है, फॉलो स्वीट, तो या तो वन, और वन वाला ठीक ही है, तो हिसाब से सी शुड बी द करेक्ट आंसर, कट कर, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से कौन ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स, decayed with usually a very bad or distinct, बहुत गंदा स्मेल जिसका होता है उसको क्या प्यूट्रिड बोलते हैं। अगला वर्ड ह्यूमरस इन ए क्लेवर एंड ऑफन आयरनिक वे, आयरनिक मतलब थोड़ा आयरनी वाला सिचुएशन में मजाक करने को क्या बोलते हैं, क्या होगा आंसर इसका, बताओ फटाक से। नारायण नारायण, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, इन स्टेट ऑफ ट्रिम्यूलस एक्साइटमेंट, का क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, नर्वसनेस वाला जो एक्साइटमेंट होता है, फ्लूटर ही उसको बोलते हैं ना, ऑफ नर्वस और कंफ्यूज, ये तो ठीक है, वेरी होता है, ये होता है। इन स्टेट ऑफ ट्रिम्यूलस एक्साइटमेंट को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए।
ठीक है, क्या होगा, अपल्यूटर जो एक्साइटमेंट में होता है उसी तरीके का तो बोलते हैं, तो ही ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, 1 2 एंड ऑल 3 आर करेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आखिरी लास्ट क्वेश्चन अपना कर, बैंक है, आई स्पेंट डैश, अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में से भरना, मनी ऑन द क्लॉथेस इन द होल फैमिली। मतलब मेरे पास लेस कहने का मतलब तो हो गया क्या, थोड़े पैसे, पूरे परिवार के लिए जब भी पैसा खर्च करेंगे तो ज्यादा ही होगा। द लीस्ट कहने का मतलब क्या होता है, जो भी पैसे थे, द लीस्ट मनी फॉर दिस, या कम से कम पैसे की बात करो तो एक तो हो गया। द टू है, द पीपल हु वर्क द हार्डेस्ट मेक, सबसे कम गलतियां करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं वो सबसे कम, तो सबसे कम का मतलब फ्यू नहीं, अ फ्यू का मतलब तो कुछ, देखो एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है क्या, द फ्यू। तो फ्यू का मतलब नो होता है, ना के बराबर, इसका मतलब कुछ होता है, इसका मतलब ऑल द अवेलेबल, ऑल द अवेलेबल, जितना है सो सब, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो अ फ्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि अ फ्यू कहने का मतलब क्या हो गया, जो कठिन मेहनत करता हो कुछ गलतियां तो करता है, तो गलत है। लीस्ट फ्यूएस्ट मतलब ना के बराबर, फ्यूएस्ट मतलब कम हो गया, तो फ्यूएस्ट वाला ही होगा, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, अब इसमें ये यहाँ लेस है तो ये भी कट गया, तो एक ही ऑप्शन है, द लीस्ट और द फ्यूएस्ट, ठीक है ना। ए इज योर करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिफेंस गुरुकुल का जो हमारा चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज़ प्लीज़, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो, हर कोई स्टूडेंट हमारे से जुड़ सके, हर किसी का बेनिफिट सके। बहुत, क्योंकि आप देखते हैं ना कि डिफेंस में बहुत सारे बच्चे भटके हुए हैं, किसी को एक सही रास्ता नहीं मिल, कभी यहाँ पढ़ाई के नाम पे ठगी हो रहा है, 2.5-3 लाख रुपए साल 2 साल, है ना, उन सब चीज़ों सबको दूर करेंगे। 1 साल के लिए 3 लाख रुपए आप हमसे आके मिलिए, हमारे टीम से कनेक्ट कीजिए, ग्रीन गुरु का हम शिक्षण प्रणाली देंगे, जहाँ पर ट्रेनिंग से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन चाहो तो ऑफलाइन आकर के रह सकते हो। गुरुकुल में आओ, रहो, एनडीए का प्रॉपर तैयारी करो, प्रॉपर बैच है विथ ट्रेनर, एसएसबी का इंटरव्यू भी हो जाएगा, 100% सिलेक्शन का गारंटी भी है, ठीक है। अलग पूरा सिक्योर कैंपस है, खाना पीना रहना सब है, जिसमें मात्र 10,900 रुपये, ठीक है। ऑफलाइन की, ऑनलाइन में तो आपको फ्री मिल ही रहा है, ठीक है ना। उम्मीद के साथ फिर हम मिलते हैं, और इसको जरूर से जरूर शेयर करना है। जय हिंद सर। नारायण नारायण।